So hey guys, this is Sahil and I welcome your notebook. In this video, we are gonna look at programming terms. तो यहाँ पर हमारे पास C से related कुछ terms हैं जिनके बारे में हम discussion करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है header files, फिर हमारे पास है preprocessor directives। Now, इन दोनों ही terms का discussion हम programming statements वाले lecture में कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम इन दोनों को थोड़ा सा और deep में देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास है प्री प्रोसेसर, जो कि एक टूल होता है जो रिलेट करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक जनरल क्वेश्चन है। देन सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन के बारे में भी देखेंगे और देखेंगे कि एक वैलिड और इनवैलिड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद है हमारे पास सी का सबसे छोटा प्रोग्राम और एंड में हमारे पास है स्टोरेज यूनिट्स, जिनमें से कुछ आपको याद होना चाहिए और कुछ जनरल नॉलेज के लिए। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करना। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है हेडर फाइल्स। मैंने आपको प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स वाले लेक्चर में बताया था कि ऐसी लाइंस जो हैशटैग इंक्लूड से स्टार्ट होती है और सेपरेटर्स के अंदर फाइल्स का नेम कंटेन करती है, वो हेडर फाइल्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हैशटैग इंक्लूड stdio.h और हैशटैग इंक्लूड conio.h। तो ये तो हो गई एक जनरल डेफिनेशन कि सी में अगर कोई भी लाइन आपको इस तरह से दिखे जो हैशटैग इंक्लूड से स्टार्ट हो और सेपरेटर के अंदर फाइल का नाम कंटेन करे, तो वो एक हेडर फाइल कहलाती है। लेकिन हेडर फाइल के बारे में और भी कुछ है जो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि ऑल द फाइल्स इन सी जिनका एक्सटेंशन .h होता है, हेडर फाइल्स कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं stdio नाम की फाइल का एक्सटेंशन .h है और यहाँ पर कंसोल इनपुट आउटपुट नाम की फाइल का एक्सटेंशन भी .h है। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि .h एक्सटेंशन वाली सारी फाइल्स सी में हेडर फाइल्स कहलाती हैं। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दे आर द कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑफ सी। यहाँ पर हमें 3 टर्म देखने को मिलेगी। पहला है कलेक्शन, दूसरा है डिक्लेरेशन और तीसरा है प्रीडिफाइंड फंक्शंस ऑफ सी। तो हम एक-एक करके तीनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शंस की। तो सी ने हमें कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस दिए हैं, जिन्हें हम बिना डिफाइन किए ही यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिनिशन? जब हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, या यूँ कहूँ कि हमें उसका एक टास्क स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये फंक्शन ये स्पेसिफिक टास्क करने वाला है। तो सी ने कुछ ऐसे फंक्शन दिए हैं जिनका टास्क ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें उन्हें सिर्फ यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे फंक्शन जिन्हें हम बिना डिफाइन किए यूज़ कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। और सभी लैंग्वेजेस के पास अपने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। सी के पास उसके खुद के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनमें से 2 फंक्शंस को हमने यूज़ किया है। पहला है printf और दूसरा है getch। जब हमने इन दोनों फंक्शंस को यूज़ किया था, तो हमने इनका किसी भी तरह से कोई भी टास्क नहीं डिफाइन किया था, ना ही हमने इन फंक्शंस की कोई डेफिनेशन दी थी। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की। तो सी में हम जब भी किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं, हमें उस फंक्शन को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि हमने उस फंक्शन को अपने कोड में यूज़ किया है। और फंक्शन का डिक्लेरेशन हमेशा फंक्शन को कॉल करने से पहले होता है। यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करने को फंक्शन कॉल भी कह सकते हैं या फिर फंक्शन इन्वोकेशन भी कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने फंक्शन को कॉल किया है, इसका मतलब है कि मैंने फंक्शन को यूज़ किया है। तो फंक्शन कॉल के पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। इसलिए हम हेडर फाइल्स को कोड में सबसे ऊपर प्लेस करते हैं, क्योंकि वो प्रीडिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन कंटेन करती है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलेक्शन? अब एक हेडर फाइल सिर्फ एक फंक्शन का डिक्लेरेशन तो नहीं कंटेन करती है, उसके पास मल्टीपल फंक्शन के डिक्लेरेशन होते हैं। इसलिए हम कहते हैं दे आर द कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी। पहली तो वो सारी फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .h है, और दूसरी दे आर द कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। अब हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स वाले पार्ट में कि हेडर फाइल्स में जो इतना पार्ट होता है हैशटैग इंक्लूड, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। नाउ
यहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन है कि वो सारी लाइन जो हैशटैग के सिंबल से स्टार्ट होती है फॉलोड बाय सम इंस्ट्रक्शंस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती है। तो सी में हमारे पास सिर्फ हैशटैग इंक्लूड ही एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, हमारे पास और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिनका अपना अलग अलग यूज है। हमारे पास हैश इंक्लूड है, हमारे पास हैश डिफाइन है, फिर हमारे पास है हैश इफ और हैश एल्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इनके अलावा हमारे पास है हैशटैग अनडेफ, हैशटैग इफ एंड डेफ, हैशटैग एरर, हैशटैग लाइन और हैशटैग प्रगमा। इन सारी ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है कि वो सारे वर्ड्स जिनके आगे हैशटैग लगा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती है, या मैं कहूँ कि वो सारी प्री डिफाइंड लाइन्स जिनके आगे हैशटैग लगा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती है। प्री डिफाइंड लाइन्स क्यों? क्योंकि हम किसी भी लाइन के आगे हैशटैग लगा देंगे तो वो प्री प्रोसेसर नहीं बन जाएगी। प्री प्रोसेसर भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसलिए हमने कहा कि वो सारी प्री डिफाइंड लाइन्स जिनके आगे हैशटैग लगा हो। इसके बाद है हमारे पास प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर एक तरह का सॉफ्टवेयर है, आप इसे एक तरह से टूल भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास कंपाइलर था जो हमारे सोर्स कोड को कंपाइल कर रहा था बाइनरी कोड में, वैसे ही हमारे पास है प्री प्रोसेसर जो कि कंपाइल करता है या फिर यूं कहूं कि इवेल्युएट करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। तो कंपाइलर होता है सोर्स कोड के लिए और प्री प्रोसेसर होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए। तो प्री प्रोसेसर का काम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को कंपाइल करना और कंपाइलर का काम है सोर्स कोड को कंपाइल करना। तो क्वेश्चन ये है कि प्री प्रोसेसर कंपाइलेशन के टाइम पर या फिर इवैल्यूएशन के टाइम पर करता क्या है? तो हमने यहाँ पर देखा था कि हेडर फाइल्स जो होती हैं वो प्रीडिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन होती है। तो जब भी हम किसी प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं, हम उससे एसोसिएटेड हेडर फाइल को कोड में सबसे ऊपर इंक्लूड करते हैं। तो इवैल्यूएशन के टाइम प्री प्रोसेसर क्या करता है, वो सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो हमने अपने कोड में यूज किए हैं उन्हें रिप्लेस कर देता है उनकी डेफिनेशन से जो कि ऊपर प्रेजेंट हेडर फाइल्स में अवेलेबल होती है, या यूं कहूं कि वो उन सारे फंक्शंस को लिंक कर देता है उन डिक्लेरेशन से जो ऊपर हेडर फाइल्स में अवेलेबल हैं, ताकि कंपाइलेशन के टाइम पर कंपाइलर को पता चल जाए कि जो फंक्शन हमने कोड में यूज किया है उसका डिक्लेरेशन ऊपर मौजूद है। इसलिए हम हेडर फाइल्स को सबसे ऊपर रखते हैं क्योंकि प्री प्रोसेसर पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंपाइलर कंपाइल करता है सोर्स कोड को। तो कंपाइलेशन से पहले हमें लिंक करना पड़ता है हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस को उनके डिक्लेरेशंस के साथ। तो ये था प्री प्रोसेसर। फिर हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक जनरल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन ने बनाई है, एक प्रोग्रामर ने बनाई है, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। विच इज यूज्ड टू डिजाइन इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्टिकुलर मशीन, जो कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को लिखने के काम आती है जो कि एक पर्टिकुलर मशीन एग्जीक्यूट कर सके। या यूं कहूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कोड करने के काम आती है ताकि वो मशीन उन सारे टास्क को परफॉर्म कर सके जो हमने अपने कोड में स्पेसिफाई किए हैं। अब टास्क कोई भी हो सकता है, कंप्यूटेशन हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, इवैल्यूएशन हो सकता है या फिर एनालिसिस हो सकता है। तो ये थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ ये एक जनरल सा क्वेश्चन था, कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने बता दिया। फिर हमारे पास है सोर्स कोड जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि सोर्स कोड एक ऐसा कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सोर्स कोड इज अ कोड विच इज रिटन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल मतलब वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। दैट मीन्स दैट कोड इज प्रोग्रामर ओरिएंटेड या फिर ह्यूमन ओरिएंटेड, जिसे ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। सेकंड थिंग, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म विथ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब जो भी कोड हम लिख रहे हैं वो एक लैंग्वेज के सिंटैक्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया सोर्स कोड। फिर हमारे पास है एग्जीक्यूटेबल कोड जिसे हम बाइनरी कोड भी कहते आए हैं, और इसके हमने 3 नाम और देखे थे, बाइनरी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज और बिट लैंग्वेज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड इज मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, जिनके 3 नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, which can be executed by a machine or operating system।
क्योंकि हम कहते ज़रूर मशीन या फिर कंप्यूटर है, बट इनसाइड ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करवा रहा होता है। फिर हमारे पास है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मीन्स अ स्टेटमेंट हैविंग वैलिड ऑपरेटर एंड ऑपरेंड सीक्वेंस। नाउ यहाँ पर ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं? तो अगर मैं लिखूं 2 प्लस 3, तो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो ऑपरेंड है, और यहाँ पर जो प्लस है वो ऑपरेटर है। इस चीज को मैं अगर इस तरह लिखूं a प्लस b, तो यहाँ पर a और b जो है वो ऑपरेंड है, और जो प्लस है वो ऑपरेटर है। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो a प्लस बी प्लस सी इस तरह से हो, या फिर 2 प्लस 3 इंटू 4 5 इस तरह से हो, वो एक एक्सप्रेशन कहलाता है। नाउ यहाँ पर वैलिड सीक्वेंस से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 प्लस 3 माइनस प्लस इंटू 4। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो ये मुझे इनवैलिड सा लग रहा है, क्योंकि इस तरह से ऑपरेटर तो नहीं आते हैं, 3 ऑपरेटर एक साथ, माइनस प्लस इंटू, राइट? तो ये सीक्वेंस मुझे कुछ वैलिड नहीं लग रहा है। तो एक्सप्रेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो वैलिड ऑपरेटर और ऑपरेंड का सीक्वेंस होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास है स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी। अब मैंने आपको बताया था कि सी के हर प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है जो कि कॉमन होता है, जहां से कोड का एग्जीक्यूशन होता है, और वो फंक्शन होता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन तो होगा ही होगा हमारे कोड में। तो ये रहा वो मेन फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी हुई है, और फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है। अब वो अलग बात है कि मैंने फंक्शन की बॉडी में कोई कोड नहीं लिखा है, क्योंकि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हम फंक्शन की बॉडी में कोई कोड लिखें, और क्योंकि एक प्रोग्राम एक मेन फंक्शन कंटेन करता ही करता है, तो इससे छोटा कोड हम सी का नहीं बना सकते। तो ये रहा सी का स्मॉलेस्ट प्रोग्राम, जो कि 2 लाइन का है। आप इसे 1 लाइन का भी कर सकते हैं, अगर आप इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को यहाँ पर पुट कर दें, तो ये फिर 1 लाइन का स्मॉलेस्ट प्रोग्राम हो जाएगा। फिर हमारे पास है कुछ स्टोरेज यूनिट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ यूनिट्स दी गई हैं। यहाँ पहले हमारे पास है 1 बिट, जिसे हम 0 या फिर 1 कहते हैं, जो कि एक बाइनरी डिजिट होती है, क्योंकि इसमें 2 ही बिट हैं, इसलिए हम इसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास है 4 बिट्स, जिसमें 1 निबल होते हैं, और 8 बिट में होते हैं 1 बाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एमबी, केबी, जीबी से लेकर जीबी, जो कि जियोप बाइट होता है, यहाँ तक हमारे पास इतनी सारी यूनिट्स है। इनमें से आपको कम से कम इतनी तो याद रहनी चाहिए। तो ये थी हमारी सी से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग टर्म्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग कमेंट्स की। टिल देन, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।